बाजार ने आज लगातार 11वें दिन रिकॉर्ड दर्ज हुआ। 2021 का आगाज शानदार रहा है। जनवरी सीरीज में निफ्टी अब तक 3% से ज्यादा रिटर्न्स दे चुका है। बजट से पहले सेक्टोरल इंडिसेस भी दम दिखाने लगे हैं। तिमाही नतीजों और बजट के कारण कई शेयर हरकत में आएंगे और रिटर्न की बारिश कराएंगे। अमेरिका में राहत पैकेज और वैक्सीनेशन की खबरों से बाजार का मूड पॉजिटिव है। इन इवेंट से यह साफ जाहिर है कि आगे भरपूर एक्शन होने वाला है। हफ्ता वसूली में उन शेयरों की बात करेंगे हम जिनमें टेक्निकल चार्ट्स पर दमदार मूवमेंट्स बन रहे हैं। तो हफ्ता वसूली का बेसिक प्रीमाइस तो आपको पता है। हफ्ते की शुरुआत में देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं। वो बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स में आने वाले कुछ दिनों के लिहाज से हम लोग बढ़िया सी पोजीशंस बना सकते हैं। और इस शो का हाईलाइट ये है कि वो जब आइडियाज शेयर करते हैं तो लॉजिक भी समझाते हैं। उस पर हम कंसिडरेबल टाइम देते हैं, तो समझाइश होती है कि वो तेजी या मंदी का कॉल क्यों लिया जा रहा है। तो टेक्निकल चार्ट समझते हैं, हमारी पढ़ाई भी होती है और कमाई भी साथ साथ। तो आज जो एक्सपर्ट्स हैं उसमें rajatKBose.com के कोलकाता से रजत दास जुड़ रहे हैं, रजत बोस, और हमारे अपने सर्किट गुरु LFS स्टॉक ब्रोकिंग के राजेश सतपुते आप लोग की आज मदद करेंगे। आप दोनों का स्वागत है। अच्छा, मैं मार्केट्स पे आऊं, चर्चा की शुरुआत करूं। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम बैच ऑफ पिटिशंस थी इन फार्म लॉज, 3 फार्म लॉज जो सेंटर ने इंट्रोड्यूस करे थे, उसमें उसकी सुनवाई चल रही है। उसकी सुनवाई से रिलेटेड डेवलपमेंट्स आप लोग की स्क्रीन पे लगातार फ्लैश होते हुए कुछ देर बाद हमारे संवाददाता दिल्ली से असीम मनचंदा जोड़ेंगे, उनसे भी अपडेट लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है। लेकिन अब तक जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं उसमें स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि फार्मर्स के पास, जो किसान इस समय दिल्ली में बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, उनका राइट है कि वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कंटिन्यू करें। वो उनका एक फंडामेंटल राइट है, तो उन्हें हटाया नहीं जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, या तो आप खुद स्टे लगाएं इन फार्म लॉज पे फॉर द टाइम बीइंग, या हम कर देंगे। इस तरह का स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स आते हुए तो सुप्रीम कोर्ट इस समय फार्मर्स की तरफ लीन होते हुए, एटलीस्ट अब तक की जो अपडेट्स आ रही है हमारे पास, उसमें नजर आ रहे हैं। ध्यान रखें, 8 राउंड ऑफ मीटिंग्स हो चुकी हैं सरकार और किसान लीडर्स के बीच में बेनतीजा। सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं जस के तस बने हुए हैं। और जो 9th राउंड ऑफ मीटिंग शेड्यूल्ड है वो इस फ्राइडे को 15 तारीख को होनी है। लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट से क्या अपडेट्स आ रहे हैं उस पर बात करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे असीम मनचंदा नजर आएंगे। असीम, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या अपडेट्स हैं, क्या चल रहा है कोर्ट में इस समय? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि किस तरह से सरकार जो है इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है। 8 राउंड को डिस्कशन हो चुका है, लेकिन अभी तक बातचीत जो है वो किसी नतीजे पर जो है वो नहीं पहुंची है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बहुत निराशा हो रही है कि सरकार जो है किस तरह से सारे मुद्दे को जो है हैंडल कर रही है। किसान जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर आत्महत्या जो है वो कर रहे हैं, और खासतौर पर ठंड में जो है वो पड़े वहां पर बैठे हुए हैं। तो हमें लगता है कि किसी दिन वहां पर स्थिति जो है वो हिंसक जो है वो बन सकती है। तो ऐसे में सरकार को जो है इस पर कुछ ना कुछ जरूर जो है वो करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि या तो सरकार को कानूनों को टालने में क्या दिक्कत है, अगर सरकार जो है इन कानूनों को जो है वो नहीं टालती है तो हम इसको ऊपर स्टे जो है वो लगा देंगे। तो साफ पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से, या तो आप इन कानूनों को जो है तो कुछ वक्त के लिए टाल दीजिए, उसके बाद नेगोशिएट कीजिए। हम जो है किसानों से कहेंगे कि आप उसके बाद सीरियसली नेगोशिएट जो है वो कीजिए। हम इसमें कमेटी जो है वो भी बना देंगे, और कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि इसको मामले को किस तरह से आगे जो है वो लेकर के जाया जाए। और कमेटी की जो वो सिफारिशें हैं वो बाइंडिंग होगी। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल मामले की सुनवाई कर रहा है। अभी केंद्र सरकार अपना पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो रख रही है। तो केंद्र सरकार जब बताएगी कि क्या करने जा रही है उसको लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा। अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को अच्छे से फटकार जो है वो लगाई है, और कहा है कि जिस तरह से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया गया वो कहीं ना कहीं गलत है, और हम इन कानूनों के ऊपर फिलहाल के लिए जो है रोक लगाने की तैयारी जो है वो करें। आप बताइए, या तो आप खुद रोक लगाइए या हम खुद इनके ऊपर रोक जो है वो लगा देंगे। हम चाहते हैं कि किसानों का आंदोलन जो है वो खत्म हो, क्योंकि वहां पर खासतौर पे लगता है किसी दिन हिंसा जो है हो सकती है। हम ये नहीं चाहते कि किसी का खून जो है हमारे हाथों के ऊपर लगे। तो हम इसके अंदर पहल जो है वो करने की तैयारी जो है वो करें। हालांकि अभी मामले की सुनवाई शुरू है, तो अब देखना होगा कि बाद में सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के क्या डायरेक्शन जो है पास ऑन करता है। सुनवाई चल रही है, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट सामने आते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अच्छा, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सचिव KN श्रीवास्तव साहब इस समय मौजूद हैं। श्रीवास्तव सर, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी की बात असीम इस समय कर रहे हैं, उसके बाद सरकार के सामने किस तरह के विकल्प हैं? क्या कानून में कुछ समय के लिए टाला जा सकता है इस कानून को?
मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टिप्पणी की है, इसका जो है भरपूर उपयोग करना चाहिए सरकार को। और इन तीनों कानूनों को यदि कुछ महीने के लिए टाल दिया जाए तो कुछ भी इसमें गलत नहीं होगा। और हमें उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट आगे कुछ ऐसा भी डायरेक्शन दे सकती है कि एक टेक्निकल कमेटी बन जाए जो इन सब चीजों को एग्जामिन करे और उसके रिकमेंडेशन के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी अमेंडमेंट करने का हो फिर गवर्नमेंट इन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाए। तो मेरे हिसाब से आज की स्थिति में ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और गवर्नमेंट को इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। और इस तरह से अभी जो स्थिति बनी हुई है वो भी जो है एक तरह से ईज आउट हो जाएगी। सही कह रहे हैं। तो एक फेस सेविंग हो सकता है सरकार के लिए। कोई इस समय बैक ट्रैक नहीं करना चाहता, तो सुप्रीम कोर्ट से वो मिला है ऑलिव ब्रांच, जिसे हम कहते हैं कि आप फॉर द टाइम बिंग इन्हें टाल दें, कंसल्टेशन करें, ऐसी क्या जल्दी, ऐसी क्या लाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट स्पेसिफिकली कहा है कि जितने भी पिटिशंस आए हैं वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए इन 3 फार्म लॉज के कोई फेवर में नहीं आई है इस तरह की। तो इसे फेस सेविंग मानूं और शायद अब ये सहमति बने और एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग लॉज को टाल दिया जाए, यही होना है मेरे को लगता है ना सर? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, चलिए अब असीम अपडेट लाते रहेंगे सर। श्रीवास्तव सर थोड़ा और परेशान करेंगे जब भी और डिटेल्ड अपडेट्स आते हैं इसके आगे की कड़ी, तो आपसे फिर कनेक्ट करेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे। असीम आप नजरें बना के रखिए कोई भी डेवलपमेंट आए तो, क्योंकि लंबा प्रोटेस्ट चला है, बहुत पूरा देश कंसर्न था उस प्रोटेस्ट को लेकर, किसानों के इतनी ठंड में वो रोड पे प्रोटेस्ट करना, तो अब शायद फाइनली यहाँ पे वो प्रोटेस्ट खत्म हो, देखते हैं। लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेशन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, फाइनली क्या निकल के आता है। असीम थैंक यू सो मच, और श्रीवास्तव सर आपका तो खास तौर पे धन्यवाद। अच्छा, भारतीय बाजार अब क्विकली स्क्रीन पर लेकर आए। मोमेंटम इंटैक्ट है, थोड़े से लड़खड़ाए जरूर थे, लेकिन इस समय आप देखेंगे सेंसेक्स 3/4 और निफ्टी में 2/3% के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ। कुछ इफ्स एंड बट्स थे क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर माउंट हुआ, निफ्टी बैंक में कुछ प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नजर आई थी। कई सारे रीजंस थे जो हम आज अटके। एक तो मैसिव रैली के बाद कुछ ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग, और प्रॉफिट टेकिंग का बहाना बन गया था अचानक वो ब्रॉडर मार्केट्स में, खास तौर पे जब वो डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे अच्छे स्टेटमेंट्स यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट की तरफ से आते हुए पैकेज को लेकर, स्टिमुलस डोल आउट को लेकर, उसके बावजूद डाउ फ्यूचर्स खुद करेक्ट हो रहे हैं। 180-190 पॉइंट आज शाम के ट्रेड के लिए इंडिकेशंस हैं, दबाव के साथ शुरुआत होगी। तो और दूसरी तरफ हमारे यहां क्या हुआ, आरबीआई लिक्विडिटी सकआउट करने की बात करिए, नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव करने की बात कर रही है। तो 15 तारीख को वो लिक्विडिटी सकआउट करेगी, तो 15 मतलब ये फ्राइडे को हो गया। हमारा विक्स जो था 22 के ऊपर स्वेल करता हुआ नजर आया। तो कुछ रीजंस थे कि कुछ ब्रॉडर मार्केट्स अटकते हुए नजर आए। और एक बात और रजत दा बताएंगे, रजत दा कितना लॉजिक है, आज जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लॉन्च हो गया, निफ्टी बैंक में थोड़ा सा ऑब्वियस सा प्रेशर उसके चलते, क्योंकि एमुलेट करना है और ये भी एक बेट हो सकता है, तो लोगों ने इसमें भी दाव लगाना शुरू करा। ऐसा होता है रजत दा? क्योंकि एग्जैक्ट ऑलमोस्ट प्रॉक्सी है ये। देखिए, ये जो रैली चल रहा है ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। तो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली एक ही चीज से खत्म होता है, वो क्या, या तो आपने लिक्विडिटी को साख करने की कोई सूचना दे दे जो कि इस देश की सेंट्रल बैंक से आ सकता है, और दूसरी ये है कि इंटरेस्ट रेट वो भी सेंट्रल बैंक की तरफ से सलाह या इंडिकेशंस मिलता है। तो ये इसको देखते हुए थोड़ी सी घबराहट है, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा जब तक निफ्टी 14,360 के नीचे नहीं जाता है तब तक इतना डरने की कोई जगह नहीं है। मतलब कि पिछले दिन का जो क्लोजिंग था उसी के नीचे नहीं जाए तो उतना घबराहट की जगह नहीं है। लेकिन फिर भी ये कहना चाहिए, एक चीज़ मैं जो आपके सामने लाऊंगा वो ये है कि देखिए, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, ये सब काउंटर पीछे हट रहा है। कौन चल रहा है? जो चल नहीं रहा था, HDFC बैंक चल रहा है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट ये भी चल रहा है। बाकी सीमेंट के अनुसार इसका मूवमेंट उतना ज़बरदस्त नहीं था। तो ये जो पीछे हटे थे, पहले नहीं चलता था, अभी चल रहा है, इसके मतलब एक बार हो सकता है कुछ प्रॉफिट टेकिंग होने की संभावना दिख रहा है। और ऐसा तो बैंक निफ्टी में अगर HDFC बैंक और HDFC का सहायता नहीं मिलता तो ये और भी नीचे गिर जाता। तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा कॉशस होके चलिए, बट इतना नेगेटिव अभी हो जाने की कोई जगह नहीं है। बट बी प्रिपेयर्ड कि कभी भी प्रॉफिट टेकिंग आने की संभावना दिख रही है। निगेटिव ना हो, कॉशियस रहें, और हमेशा कॉशियस तो रहना चाहिए बाजार में।
अपना रिस्क असेसमेंट करते रहना चाहिए और रिस्क की वो चीज़ है जो हम अपने कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी बाजार देखते हैं किस तरह का परफॉर्म करता है। कॉशियस रहिए लेकिन नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, शायद मोमेंटम किस तरह का परफॉर्म करता है। कॉशियस रहिए लेकिन नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, शायद मोमेंटम इंटैक्ट रहे इस बाजार में। और दिन के लो से निफ्टी बैंक भी देखिए डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं किस तरह की रिकवरी वहां पे भी आती हुई आपको नजर आएगी। ऐसे में सतपुर सर अब समय कम है, अब काम करते हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज ले ली जाएं पहले, फिर बाजार पे बात होती रहेगी। आप लोग अब जितना समय उस लिहाज से सबसे प्रिफर्ड जो सतपुर सर आपका बेट होगा ना, सबसे प्रिफर्ड कॉल, उससे शुरुआत करते हैं जहां पे आपका कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। आशीष देखिए, फिर इन दैट केस हीरो मोटर में मैंने 3 कॉल दिए से उसमें से हीरो मोटर मुझे सबसे बढ़िया लगता है। हीरो मोटर मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद ये सस्टेन है। प्रोबेबली आज तो अच्छा ही चला है, थोड़ा सा सबड्यूड होने की जरूरत है क्योंकि जनरली हमने देखा है ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सबड्यूड होता है फिर बड़े मूव्स आते हैं। बट यस, हीरो मोटर का चार्ट सबसे बड़े ब्रेकआउट है और इसका जो टारगेट है 3260 का रहेगा पहला, 3260 का, और उसके बाद जो सेकंड टारगेट है वो है 3350। काउंटर बड़ा है, 3350 लगाने में इसको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो स्ट्रैटेजी होगी वो बाय ऑन डिप की होगी, एसआईपी की होगी, एक्यूमुलेशन की होगी, स्टॉप लॉस होगा 3100 का। हीरो मोटर का वो चार्ट बखूबी हाईलाइट कर रहा है कि ये बाय ऑन डिप्स, एसआईपी करें, एक्यूमुलेट करते चलें हीरो मोटोकॉर्प में, और जो टारगेट्स हैं खरीदारी करने के बाद के वो आपकी स्क्रीन पर 3260, उसके बाद 3350 प्लस के लेवल्स इवेंचुअली ये स्टॉक आपको देता हुआ नजर आएगा अगले 1 से 2 हफ्ते का ये ट्रेड, यानी कि बजट से पहले अच्छी खासी मजबूती हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकती है। रजत, आपका सबसे प्रेफर्ड बेट? मेरा सबसे प्रेफर्ड बेट है रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज में मैंने एक पोजिशनल कॉल रखा है कि 199 और उसके बाद में करीबन 9 महीना से 1 साल के लिए 238 रुपया का टारगेट दे रहा हूँ। ये हफ्ता भर में या 15 दिन का कॉल इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि बाज़ार काफ़ी स्ट्रेच्ड हो चुका है। अभी हफ्ता भर में कुछ खास होगा वो मुझको उतना समझ में नहीं आता है, बट इसमें एक बहुत अच्छी बेस फॉर्मेशन है, जो बेस फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, और वो बेस फॉर्मेशन के बाद में रेन इंडस्ट्रीज़ ऊपर की तरफ चल रहा है। और इसमें आपको भी पता होगा कि कहीं जाने माने दिग्गज इन्वेस्टर्स भी है, उन लोगों की पोजीशन अभी भी खड़ा है, और ये अपना 200 डे मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज सबको पार करके ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है। मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि 124 का स्टॉप लगा के इसको अगर लेंगे तो इसमें अच्छी खासी नाफा मिलने की उम्मीद किया जा सकता है। अरे ये तो आपको पुराना घोड़ा है, रेन इंडस्ट्रीज, और बाकी क्या चल के भी दिया था ये स्टॉक। ठीक है, तो रेन इंडस्ट्रीज वो स्टॉक है रजत दा का सबसे प्रेफर्ड बेट। 1 से 2 हफ्ते हटा दीजिए स्क्रीन से, ये अपने आप ये कंसोलिडेशन के बाद चलने की तैयारी कर रहा है। अगले 1-2 हफ्ते में बाजार कैसा रहेगा ये कहना मुश्किल है, बिल्कुल ठीक। बजट से पहले वॉलेटिलिटी हो सकता है, क्रीप इन हो, तो आप, मैंने कहा था रिस्क अपने हाथ में, तो 124 के स्टॉप के साथ रेन इंडस्ट्रीज में खड़े हो जाइए। इवेंचुअली 199, उसके बाद 238, बहुत मीनिंगफुल अपसाइड्स की बात हो रही है। ये स्टॉक इस समय 147-150 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, ध्यान रखें। इसलिए मैंने कहा 1-2 हफ्ते की बात करिए, ये इवेंचुअली रजदा कह रहे हैं अच्छी तेजी दिखाएगा, तो इसको आप थोड़ा सा रखिए। ये स्टॉक बढ़िया है जिन लेवल्स पे इस समय खड़ा हुआ है। सतपुर सर, अगला स्टॉक कौन सा? आशीष देखिए, सेकंड काउंटर रहेगा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में ब्रेकआउट हुआ था करीबन 5 दिन पहले। ब्रेकआउट के बाद ये कंसोलिडेशन हो रहा है, ये 1240-1250 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हो सके तो चार्ट दिखा दीजिए सर, आ जाइए। तो आशीष एक्सेलेंट काउंटर है, यहाँ पे बाय ऑन डिप करे, यहाँ से 1260 से ही बाइंग चालू करे। 1230-1240 के नीचे मुझे नहीं लगता शॉर्ट टर्म में जाएगा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म इसलिए कहा क्योंकि जो आपने जो व्यू दिया था कि आपको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक चाहिए, तो ये तीनों वैसे ही है। तो मुथूट देखिए, स्टॉप लॉस रहेगा 1220 का, पहला टारगेट रहेगा 1350 का, और जो दूसरा टारगेट है ये 1400 प्लस का है। जो पैटर्न है, अकॉर्डिंग टू पैटर्न, ये 1240 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 1220 का स्टॉप लॉस होगा, 1350 इसका इंट्राडे या आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट है, लेकिन 1400 प्लस तक आराम से चला जाएगा। मुथूट फाइनेंस, तो हाँ सर, वो 1 से 2 हफ्ता, क्योंकि हफ्ता वसूली शो का नाम रखा है ना, तो हफ्ते में वसूली नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा शो का नाम, प्रीमाइस। तो 1 से 2 हफ्ते के लिए आज से अच्छे खासे टारगेट्स, 1260 के ज्यादा नीचे में से जाता हुआ नजर नहीं आता, तो इन्हीं लेवल्स पे बाइंग इनिशिएट करी जा सकती है। 1350 और फिर 1400 प्लस के लेवल्स इवेंचुअली मुथूट फाइनेंस डिलीवर करता हुआ आपको नजर आएगा। तो खरीदारी करने का कॉल 1220-1240 के जोन्स पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है इस
ट्रेड में। रजत दा, क्विकली अगला स्टॉक कौन सा? पहला हमने बात कर ली रेन इंडस्ट्रीज की। ये साधन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज मतलब स्पिक के बारे में कॉल दे रहा हूँ। आपके ये हफ्ता वसूली नाम के अनुसार मैं ये जो स्टॉप लॉस है इसको आप 23 के नीचे रखिए और 30 से 32 का टारगेट भी ले लेंगे 10 दिन के लिए तो वो अच्छा है। बट मैं इसके लिए 33 और 39 का पोजीशनल कॉल का टारगेट रखा है और 21 के नीचे स्टॉप लॉस लगा है। एक बार अगर ये जो वीकली चार्ट मैंने दिया है उसको देखने से आपको पता चलेगा कि उसमें 10 दिन में आपको पैसा बनेगा या नहीं बनेगा उसका थोड़ा प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन है। बट मोर और लेस वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ये अगर थोड़ा सा पोजीशनल कॉल के इसको रूप में इसको लेंगे तो मुझको पूरी कॉन्फिडेंस है कि ये ऊपर की तरफ 39 की तरह पहुंच जाएगा अगर पोजीशनल कॉल के रूप में इसको लेंगे। बिल्कुल ठीक। सदर्न पेट्रोकेमिकल स्पिक का कॉल है ये 33 और इवेंचुअली 39 तक के टारगेट्स के लिए। और रजदा के थोड़े से कॉल्स वाले हैं, ज्यादातर 1-2 हफ्ते का तो प्रेशर दे दिया है तो इसीलिए बोल रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली उनका मानना है आने वाले समय में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इवन सतपुते साहब ने भी यही कहा था मुथूट को लेकर, इवेंचुअली अच्छी तेजी वहां पे देखने को मिलेगी। 2 कॉल्स आ गए, मेरे ख्याल से एक कॉल और बचा है दोनों एक्सपर्ट्स का। एक काम करता हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक लेता हूं, उसके बाद बची हुई एक जो इन लोग की टेक्निकल बेट्स हैं उस पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बची हुई क्विक पिक्स ले ली जाए। सतपुते सर, अगला स्टॉक कौन सा आपका? आशीष देखिए, जो लास्ट काउंटर रहेगा वो रहेगा टोरेंट फार्मा। आप इसका चार्ट देखिए, क्या बेहतरीन चार्ट है। क्योंकि ये काउंटर बड़ा है, थोड़ा रुक रुक के चलता है, लेकिन आपको जो सेफ्टी होती है क्योंकि बाजार भी टॉप पे है, आप रिस्क भी आपको सोच के लेना पड़ता है। तो आपको ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे ट्रेड मिलता है और जहां पे आपको अगर बाजार भी करेक्ट होता है तो जो कॉन्ट्रा है, तो ये आप कह सकते हैं कि मार्केट के सामने ये कॉन्ट्रा है। सो टोरेंट फार्मा इन पर्टिकुलर बहुत अच्छा लगता है। 2850 के नीचे मुझे नहीं लगता ये जाएगा। अगर यहाँ पे डिप भी मिलता है तो 2850 के आसपास आप बाय करें। स्टॉप लॉस जो होगा वो 2800 का होगा। 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा काउंटर है। तो 2800 के स्टॉप लॉस के साथ टोरेंट फार्मा बाय करें। 2940 इसका पहला रेजिस्टेंस है। रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा कम ज्यादा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है, आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। सो 2800 का स्टॉप लॉस, 2940 का पहला टारगेट, लेकिन मोटा मोटी चार्ट देख के लगता है ये 3000 प्लस चला जाएगा। सो टोरेंट फार्मा विल बी माय लास्ट पिक। परफेक्ट। मैं रिविजिट करूंगा सारी पिक्स। रजत, आपकी कौन सी तीसरी पिक? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, ये फिलहाल ₹1 नीचे चल रहा है कल से। ये शॉर्ट टर्म में मैं उम्मीद करता हूँ कि 54-55 तक फिर से ऊपर जाएगा और नीचे आपका स्टॉप लॉस 47 पे लगा सकता है। लेकिन मैंने पोजीशनल कॉल के रूप में भी इसको चुना है, उसमें 67 to 72 का टारगेट लीजिए और ₹39.80 के नीचे स्टॉप लगाइए और 1 साल का टारगेट रहेगा 91। अगेन इसमें भी वही बेस फॉर्मेशन हुआ है वीकली चार्ट में, तो अच्छी कमाई की होने की उम्मीद करना चाहिए अगर डिलीवरी पे ले लेंगे। अरे वाह, बहुत रिटेल पूछता रहता है चलता क्यों नहीं। रजदा कह रहे हैं फाइनली चलेगा। अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, 91 तक के टारगेट्स इवेंचुअली ये स्टॉक डिलीवर करेगा। लेकिन 91 1-2 हफ्ते वाला नहीं है, साल भर का टारगेट है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो इमीडिएट टारगेट्स हैं वो आप लोग की स्क्रीन पर आते हुए क्विकली रैप अप कर देता हूं। रजदा के स्टॉक से साथ शुरुआत कर देता हूं। आज सब बढ़िया कैश पिक्स ही लेकर आए रजदा। रेन इंडस्ट्रीज खरीदना है, स्पिक खरीदना है, हिमाद्री स्पेशलिटी खरीदना है। 1-2 हफ्ते की कहानी अलग, ये इवेंचुअली अच्छी तेजी दिखाएंगे स्टॉक, ऐसा रजदा मानते हैं। सतपुते सर ने शुरुआत करी दिग्गज हीरो मोटो के साथ, उसके बाद मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी और टोरेंट फार्मा अभी बात करी, जहां पे उनका मानना है कि ये स्टॉक भी अच्छी तेजी इवेंचुअली दिखाता हुआ नजर आएगा। इस नोट पर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए। और मैं ब्रेक लूं उससे पहले जाते आपको बता दूं एक काम की बात। सीएनबी से आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए एक स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। निवेशकों में जागरूकता बढ़ावा देने के लिए खास पहल है ये। किसी भी तरह की खरीदारी करते वक्त हम अपनी जरूरतों का खास ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें निवेश प्लानिंग करते वक्त भी अपने रिस्क क्षमता और जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। एक समझदार निवेशक वही है जो किसी की कही सुनी बातों में नहीं आता। मैं सीएनबी आवाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये एक ऐसा चैनल है जिसमें कि ये देश के कोने कोने में पहुंचा है। हम लोग हिंदी भाषी हैं
और इसने जो योगदान दिया है उसकी पूरी हिंदुस्तान उसका आभारी है।